अभी अभी हाल ही में अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री केन्या में बहुत ही डेडली प्रोटेस्ट हुए हैं। इन प्रोटेस्ट में लोग केन्या के पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर गोली चलाई और बहुत से लोग मारे गए। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट की मेन वजह ये थी कि केन्या की सरकार पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है और इस कर्जे को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फाइनेंस बिल लाया, जिसमें उसने बहुत सी चीज़ों पर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया ताकि सरकार के पास कुछ एडिशनल इनकम आए, जिससे वो अपने देश का कर्जा कम कर सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि केन्या की सरकार ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में कैसे पहुंच गई, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत सरकार के ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक देश की सरकार को कर्जे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? ताकि वो आम लोगों को सहूलतें प्रोवाइड कर सकें, लोगों को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन दी जा सके। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? और सरकार के पास पैसा आने के दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला होता है टैक्स रेवेन्यू, जो पैसा सरकार को लोगों के पे किए हुए टैक्स से आता है। और सरकार का दूसरा इनकम का सोर्स होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये वो पैसा होता है जो टैक्स के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं वहां से आता है, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर केसेस में सरकार का जो खर्चा होता है वो आने वाली इनकम से ज़्यादा होता है, और ऐसी सिचुएशन को जिसमें सरकार का खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा होता है फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, यानी कि वित्तीय घाटा। और इसी घाटे या कमी को पूरा करने के लिए सरकार मार्केट से कर्जा उठाती है। अब सरकार के पास कर्जा उठाने के दो मेन रास्ते होते हैं। अब या तो सरकार देश के अंदर से कर्जा उठा सकती है या देश के बाहर से। फ़र्क ये है कि अगर सरकार ये कर्जा देश के अंदर से उठाती है तो ये कर्जा उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ही मिलेगा, पर अगर यही कर्जा सरकार देश के बाहर से उठाती है तो उसको ये कर्जा फॉरेन करेंसी में मिलेगा, जैसे कि US डॉलर और यूरो। अब इसमें होता क्या है कि सरकार अपना एक बॉन्ड इशू करती है, और ये बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जिनको टी बिल्स भी कहते हैं, और जिनको सरकार 1 साल से कम तक का कर्जा उठाने के लिए इशू करती है। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जिसको लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, जो कि तब इशू किए जाते हैं जब सरकार को 1 साल से ज़्यादा का कर्जा उठाना होता है। ज़्यादातर देशों की पॉलिसीज के मुताबिक इन बॉन्ड्स को कोई भी खरीद सकता है। अगर हम इंडिया के केस में देखें तो इनको इंडियन कंपनीज और बैंक्स भी खरीद सकती हैं और फॉरेन कंपनीज और बैंक्स भी खरीद सकती हैं, डिपेंडिंग कि इन बॉन्ड्स को कौन ज़्यादा खरीद रहा है, इंडियन या फॉरेनर्स। उसी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इस देश का जो कर्जा है वो ज़्यादा डोमेस्टिक सोर्सेज से है या फॉरेन सोर्सेज से। अब नॉर्मली ये माना जाता है कि डोमेस्टिक सोर्सेज से जो कर्जा उठाया जाता है उसमें रिस्क और डिफॉल्ट का चांस कम होता है, क्योंकि ऐसा कर्जा उस देश की डोमेस्टिक करेंसी में होता है। दूसरी तरफ वो कर्जा जो एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन सोर्सेज से आता है वो ज़्यादा रिस्की होता है और उसमें डिफॉल्ट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम इंडिया और केन्या के पब्लिक डेट की सिचुएशन को कंपेयर करें तो मई 2024 तक भारत सरकार की जो पब्लिक डेट टू GDP रेशो थी वो 81% थी, पर भारत सरकार पर ज़्यादातर जो कर्जा है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से है, ना कि फॉरेन सोर्सेज से। और दूसरी तरफ केन्या सरकार पर ज़्यादातर कर्जा फॉरेन सोर्सेज से है, जो कि फॉरेन करेंसी में होगा। अब जो कर्जा फॉरेन सोर्सेज से उठाया जाता है उसका सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि अगर आपके देश की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू US डॉलर के मुकाबले गिर गई तो आपके देश पर जो ओवरऑल डेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से केन्या की सरकार के लिए डेट का क्राइसिस खड़ा हो गया, और इस क्राइसिस की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया था। और उसके बाद देश की सेंट्रल बैंक्स ने टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो किया, जिसकी वजह से लैंडिंग रेट बढ़ गए। तो केन्या के क्राइसिस से एक लेसन तो सीखने को मिलता है कि देश की सरकार को अगर कर्जा उठाना ही है तो इंटरनल सोर्सेज से यानी कि डोमेस्टिक सोर्सेज से बेटर है एज कम्पेयर टू द फॉरेन सोर्सेज। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि भारत सरकार ने अपने कर्जे को कम करने के लिए एक एक्ट को पास किया है, जिसका नाम है FRBM एक्ट, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट 2003। इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को देश की 3% GDP के बराबर लेकर आना होगा, और जो हमारी सरकार की डेट टू GDP रेशो है उसको 60% तक लेकर आना होगा, जो कि अभी 80 to 81% है।